हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू टुडेज पेपर जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ऑफ प्लेनर पोलर एंड कलर्ड। तो सबसे पहले आप बना लो ClF5, है ना। तो ClF5 बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। सो दिस इज प्लेनर नहीं, ये प्लेनर नहीं है। ये पोलर है क्या? ये पोलर तो है, पर ये कलर्ड है क्या? चलो अपन बात करते हैं, तीनों होने चाहिए तो इसको तो हटा दो। नेक्स्ट है IF7। IF7 इज लाइक दिस sp3d3। तो IF5 6 7, तो ये आपका हो गया sp3d3। इट इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल एंड अगेन दिस इज प्लेनर क्या? नहीं, प्लेनर है ही नहीं है, तो हटा दो इसको भी। नेक्स्ट है BrF3। सो BrF3 इज अगेन sp3d 3 4 5 6 7 एंड इट इज टी शेप्ड एंड यस इट इज प्लेनर। और अब आपसे कह रहा है कि प्लेनर है, पोलर पोलर है क्या ये? तो आप देखो इसमें ये पोलर तो है ही, है ना। इसका नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, कलर्ड भी ये होता है। और लास्ट है IF5। तो IF5 1 2 3 4 5 6 7। तो आप जब इसको करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। I 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा, है ना। तो आपके पास एक ही कंपाउंड बच गया, कौन सा? BrF3 विच इज प्लेनर, yes it is polar, yes it is colored। so correct answer to this question would be option C। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्बिटल स्पेक्ट्रा। तो इसमें आप देखो द डीजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H एटम इज 9। तो H एटम सिंगल इलेक्ट्रॉनिक है, तो 1s, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और इसकी डीजेनरेसी इसमें 3s 3px 3py 3pz ये सारे बराबर होते हैं। उसके बाद 3d के 5 ऑर्बिटल सेम होते हैं। तो n बराबर 3 सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में टोटल वी हैव 9 ऑर्बिटल्स इन द थर्ड लेवल एंड डीजेनरेसी इज 9। अब H माइनस इज नॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन, इज द मल्टी इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2s0 2p0। तो फर्स्ट एक्साइटेशन देखो यहाँ 1s आएगा, फिर 2s आएगा, और 2s और 2p की एनर्जी सेम नहीं है बिकॉज इट इज मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ से यहाँ जाओगे फर्स्ट एक्साइटेशन, यहाँ से यहाँ जाओगे सेकेंड एक्साइटेशन, और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में भी आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी सेम होती है। सो दीज आर डीजेनरेट, सो दिस इज ट्रू, डीजेनरेसी इज 3। नेक्स्ट आप देखो दिस रिप्रेजेंट्स अप्रोक्सीमेट बाउंड्री डायग्राम। जी नहीं, वो ऐसे होता है, ये इस तरीके से, है ना। ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये आप समझ ही पा रहे हो इसके अंदर कि ये गड़बड़ हो गया। और फॉर 1s इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटीज दैट एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम बी एट द डिस्टेंसेस E0 एंड E0/2 फ्रॉम द न्यूक्लियस इज 2e⁻⁻1। तो खैर आपका जब यही गलत हो गया तो इसका तो हटा ही सकते हो, साइस। ये सी ऑप्शन है ना, बी तो गलत हो गया। तो यहाँ पर अब सी देखो, जो प्रोबेबिलिटीज़ का रेशियो है साई 1s स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम है, साई आर स्क्वायर, है ना। तो साई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/π e⁻⁻2r/a0, है ना। तो साई इसको अगर आप लेते हो a0 पर और साई 1s का स्क्वायर a0/2 पर, तो e⁻²r/a0 e⁻²r/a0, r कितना हो गया? a0, r कितना हो गया? a0/2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा e⁻², अपॉन ई की पार, ये आ जाएगा -1। तो ये आपका बैठेगा e⁻⁻1 बैठ रहा है, बट इट इज़ नॉट 2e⁻⁻1, है ना। उस हिसाब से तो नहीं आ रहा है, 2 का कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो सी इज़ रॉन्ग।
उसके बाद डी ऑप्शन, द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ अ गैसियस सैंपल आर नॉट नेसेसरली, जी नहीं, absorption और emission they are photographic negatives of each other, so D is false. तो A ही ऑप्शन ठीक है इस SCQ में, सेकंड का आंसर वुड बी A. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ Fe+3 and Al3+, they can be separated using each other by using excess NaOH. कैनॉट, नहीं सेपरेट कर सकते हो, कैसे? Fe+3 लोगे तो क्या बन जाता है, FeOH होल थ्राइस, विच इज नॉट सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH, जबकि AlOH3 लेते हो तो AlOH3 is soluble in excess of NaOH. So they can be separated. Actually, first is wrong. Second, when solution of FeCl3 is treated with आपका FeSCN, then the color changes from yellow to red due to redox. जी नहीं, जब आप Fe+3 लेते हो और SCN माइनस लेते हो तो ये बनाता है FeSCN होल थ्राइस विच इज ब्लड रेड, तो इसको तो हटा दो. उसके बाद when BiCl3 solution is diluted, then white turbidity appears and disappears when dilute HCl is added. तो जब आप BiCl3 को किस में डालते हो, डाइल्यूट करते हो किसके अंदर, पानी में, तो ये बनाता है BiO+ और Cl माइनस, और हाँ HCl डालते हो तो अगेन BiCl3 में चेंज हो जाता है ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी, एंड यस इट हैपेंस, तो दिस इज ट्रू. SNS इज इनसॉल्युबल इन YS. येलो अमोनियम सल्फाइड में आपका ये 2A का है, 2B का है, 2B आर सॉल्युबल होते हैं, ये गलत हो गया. तो आपका करेक्ट आंसर तो क्या बैठा, आपका करेक्ट आंसर जो है वो C ही बैठ रहा है. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको मुझे थोड़ा मिनिमाइज करना पड़ेगा, खैर यही है, मैं यहीं से बना देता हूँ. अगर आपने इसको लिया, ये लिया और आपने क्या डाल दिया HI, तो आपको मिलेगा यहाँ पर ये, और यहाँ क्या मिल जाएगा OH प्लस CH3I. आपने इसमें डाल दिया HNO3 और H2SO4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा OH और NO2 और NO2. अब आपने इसमें डाल दिया क्या SN और HCl, तो SN और HCl डालोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर ये NH2 और OH. फिर आपने डाल दिया HNO2 डाल दिया तो क्या मिलेगा OH, यहाँ पर N2 प्लस और Br, तो दोनों जगह Br आ जाएगा, ठीक है. इससे आपको क्या मिलेगा E ऑप्शन. तो E इज अब इसने एक ही ऑप्शन नहीं दिया, दोनों Br डाले हैं. लेट अस सी, तो इसने एक ही Br डाला है, तो Br2 HNO3 H2SO4 में मैंने दो जगह NO2 लगाया. आई जस्ट पुट इट एट वन प्लेस, यहाँ NH2 और यहाँ Br. सो द करेक्ट आंसर शुड बी OH Br. ये तो डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है. तो ये हो जाएगा. आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं. सुपर कूल्ड रेन वाटर -1 डिग्री सेंटीग्रेड स्ट्राइक्स द विंड स्क्रीन ऑफ अ कार एंड कन्वर्ट्स टू आइस इन विंटर, है ना. तो अब आपसे कह रहा है यहाँ पर विच ऑफ आर करेक्ट. तो देखो यार, -1 डिग्री पे बेसिकली जब आपका रेन वाटर आ रहा है तो रेन वाटर कन्वर्ट हो रहा है आइस में, तो ये प्रोसेस कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक, ये सही है. अब रैंडमनेस ऑफ यूनिवर्स डिक्रीजेस, जब ये एक्सोथर्मिक है तो ये तो हीट रिलीज करेगा, तो रैंडमनेस ऑफ यूनिवर्स क्या होना चाहिए, which statement is correct, randomness of universe decreases as ice possesses less disorder than liquid water. हाँ ये तो ठीक है, पर रैंडमनेस ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो वाटर से आइस में हुआ है तो डेल्टा नेगेटिव है, तो रैंडमनेस ऑफ यूनिवर्स शुड इंक्रीज, क्योंकि एनर्जी बाहर यूनिवर्स को मिल रही है, तो हीट दोगे तो एनर्जी वो एंट्रोपी इंक्रीज होती है. दूसरा, रैंडमनेस ऑफ सराउंडिंग्स डिक्रीजेस, जी नहीं. अच्छा सॉरी, फर्स्ट जो है ना, यूनिवर्स की रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है, लेट अस चेक. अच्छा, ये आप जानते हो कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए डेल्टा एस क्या होता है, आपका ग्रेटर देन 0 होता है फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यूनिवर्स. तो हाँ ये स्पॉन्टेनियस, आई एम सॉरी मैं सराउंडिंग की बात कर रहा था. तो डेल्टा एस यूनिवर्स शुड इंक्रीज एंड नॉट डिक्रीज, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया. रैंडमनेस ऑफ सराउंडिंग्स इंक्रीजेस क्योंकि ये सराउंडिंग्स को हीट दे रहा है.
ये भी गलत हो गया. Water to ice conversion is equilibrium process. Thus, increase in randomness is surrounding is equal to decrease in randomness of the system. तो water से ice conversion इक्विलिब्रियम प्रोसेस है जी नहीं. इक्विलिब्रियम कब होता? इक्विलिब्रियम होता 0 डिग्री पे. Thus, increase in randomness in surrounding is equal to decrease in randomness of the system. नहीं, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे डेल्टा एस यूनिवर्स तो ग्रेटर देन जीरो ही आना चाहिए. लास्ट इंक्रीज इन रैंडमनेस ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम. तो डी तो ठीक है, क्योंकि डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो होगा. तो डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव है, डेल्टा एस सराउंडिंग इरिवर्सिबल है ना, ये इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस है. डेल्टा एस सराउंडिंग पॉजिटिव है, तो ये इन दोनों का सम ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए. तो डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसमें. तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं. प्योर अल्काइल हैलाइड्स आपसे कह रहा है द मोस्ट कॉमन वेकेंसीज आर स्कॉटकी डिफेक्ट्स. हाँ ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स में स्कॉटकी डिफेक्ट्स होते हैं, कैटायन एनायन का जब साइज कंपेरेबल हो. और सिल्वर हैलाइड्स में आपके पास फ्रेंकेल डिफेक्ट्स होते हैं इन विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक रेडियस. और AgBr स्कॉटकी फ्रेंकेल दोनों दिखाता है, तो ये फर्स्ट ठीक है. नेक्स्ट, इन AgBr द थर्मल जनरेशन ऑफ लैटिस डिफेक्ट्स गिव्स एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन टू हीट कैपेसिटी ऑफ क्रिस्टल ड्यू टू एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन. हाँ ये भी ठीक है. आप देखो इसमें जब डिफेक्ट्स आ रहे हैं इस वजह से CP बढ़ती आ रही है, क्योंकि कुछ एनर्जी डिफेक्ट्स में भी चली जाती है. दिस इज ट्रू. एडिशन ऑफ CdBr2 लीड्स टू एन इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल. तो देखो, एक CD+2 कितने Ag+ को रिप्लेस करेगा? 2 को. तो 2 को हटा के एक जगह खुद आया, तो मास तो देखो कम हो जाएगा, क्योंकि 2 Ag की जगह एक ही आ रहा है. पर हाँ, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि साइजेस आपके पास वेकेंट स्पेसेस होती हैं, तो उसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इट लीड्स टू इंक्रीज इन डेंसिटी, नहीं डिक्रीज इन डेंसिटी. नेक्स्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट start appearing appreciably when the Gibbs free energy change becomes favorable, mainly due to increased thermal entropy compensating for the defect formation enthalpy. तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स स्टार्ट अपेयरिंग appreciably जब गिब्स फ्री एनर्जी फेवरेबल हो जाती है, मेनली ड्यू टू इंक्रीज थर्मल एंट्रोपी कॉम्पेंसेटिंग फॉर द डिफेक्ट. तो आप देखो कि इंक्रीज थर्मल एंट्रोपी नहीं है, ये आपकी डिसलोकेशन एंट्रोपी है ना. और आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये क्या होगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच. तो आपका एंट्रोपी जो है एंथैल्पी डिफेक्ट फॉर्मेशन की, और थर्मल एंट्रोपी नहीं है, तो डिसलोकेशन एंट्रोपी है. तो ये टर्म सही यूज़ नहीं किया, इसलिए डी सही नहीं है. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी क्या? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ए एंड बी. दिस वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. चलिए अब इसमें आगे चलते हैं, अपन अगला क्वेश्चन ले लेते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है, तो इसमें आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन. तो आपसे कह रहा है इन द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्यूबिकल वॉइड्स. तो टू क्यूबिकल वॉइड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, आप देखो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया. ये क्यूबिकल वॉइड, ये क्यूबिकल वॉइड, तो ये a/2 है, तो ये डिस्टेंस a हो गई. तो हाँ ये ठीक है, ए ऑप्शन सही है. उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर. तो जब सॉलिड्स क्रिस्टलाइन होते हैं तो वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एक्चुअली एन आइसोट्रोपिक, ये तो आपको पता है, क्योंकि इसमें अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है, तो अलग अलग डायरेक्शन प्रॉपर्टी अलग अलग आती है. अमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक. दिस इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग. सी ऑप्शन NaCl कंटेन्स 4Na. तो NaCl क्या होता है? Cl माइनस होते हैं सारे FCC में, तो एक यूनिट सेल में आपके 4 जो टोटल FCC आपका होता है, तो 4 हो गए. और Na प्लस सारे OB में होता है, तो 4Na and 4Cl. दिस इज ट्रू. ZNS शोज फ्रेंकल डिफेक्ट. तो ZNS फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाता है, हाँ ये बात सही है स्कॉट की. तो आपके अल्कली हैलाइड्स दिखाते हैं, ZNS शोज फ्रेंकल डिफेक्ट. दिस ट्रू. तो करेक्ट आंसर शुड बी A, C and D should be the correct answer to this question. Next, आइए आगे चलते हैं. Attractive forces are known as van der Waals forces and they are ये ऐसे बोल रहा है. तो फर्स्ट, जनरली हेड टू टेल कोलिनियर ओरिएंटेशन इज
फेवर्ड फॉर द नियरली स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स, हाँ ये इनऑर्गेनिक की बुक्स में है, जबकि आपका स्लेंडर इस टाइप के होंगे तो उसमें एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से। तो हाँ ये ठीक है। C2H6 इज ग्रेटर देन C2H6, हाँ ये भी ठीक है। जब n बराबर 5 हो जाता है तो उल्टा हो जाता है, तो हाइड्रोकार्बन की फ्लोरोकार्बन से ज़्यादा हो जाती है। द एनर्जी एसोसिएटेड एज इंट्रैक्शन, दिस इज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, so potential energy is proportional to 1 by r cube, this is also true. For non-polar molecules, on the time average molecule is polar and at a particular instant the molecule is non-polar. तो non-polar के लिए हमेशा टाइम एवरेज पे नॉन पोलर आता है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इट शुड बी पोलर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जैसे यहाँ डेल्टा डेल्टा प्लस डेल्टा डेल्टा माइनस, सो दिस इज पोलर फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ए, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। In which of the following reactions the product is optically inactive? नहीं क्या, सॉरी ये वाला क्वेश्चन। अगला है which of the following statements is are correct? तो आपने फर्स्ट लिया एसिडिटी, H प्लस हटाओगे N पे माइनस लाओगे 2 माइनस एम, H प्लस हटाओगे N पे माइनस लाओगे तो माइनस एम 2 है, बट ये वाला ग्रुप बिजी है, इसको नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा, और यहाँ N पे माइनस लाओगे तो एक ही माइनस एम है, तो हाँ ये ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी देखो रेजो नहीं कर पाएगा, sp3 है, रेजो नहीं कर पा रहा, माइनस आई लग रहा होगा, ये आपका रेजो हो जाएगा, है ना, ये आपका कैटायन इसको दे देगा, इसको ये इलेक्ट्रॉन रेजो हो जाएगी तो sp2 है, और यहाँ दो sp2 तो खैर छोड़ो, ये कैटायन तुम्हारा कैसा है, ये sp2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी sp2 है, दो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट CH2 सिंगलेट, सिंगलेट कार्बीन क्या होता है, जिसके अंदर आपका इस तरीके से रहे, देखो जो कार्बीन्स हैं तो मैं एक बार आपको बताता हूँ, कार्बीन जो होता है, सिंगलेट कार्बीन इस तरीके से होता है कि आपके पास ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो दोनों एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, और ये इस तरीके से हो गया, एंड सिंगलेट कार्बीन इज sp2, ट्रिपलेट कार्बीन इज sp हाइब्रिडाइज्ड फर्स्ट सेकंड, और ये sp हाइब्रिडाइज हो गया, इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो सिंगलेट में क्योंकि ये दोनों एक में ही होते हैं तो इनमें रिपल्शंस होते हैं, और इस कारण गैशियस फेज में सिंगलेट इज लेस स्टेबलर देन ट्रिपलेट, क्योंकि इनमें रिपल्शंस कम होते हैं, दिस इज रॉन्ग। और लास्ट स्टेट, दिस इज 2 1 3 व्हेन n is r is CH3 बेसिक स्ट्रेंथ इन पानी, दिस इज ट्रू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A, B एंड D शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो अब इसमें देखो ए बी डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आई होप यू गॉट दिस वन। नेक्स्ट है द मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो जब आप बेंजीन को लिक्विड से किस में ले जा रहे हो, बेंजीन को गैस में, तो मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितनी है, 30840, ठीक है। मोलर इंटरनल एनर्जी चेंज, तो डेल्टा एन जी कितना है 1, तो डेल्टा एच किसके बराबर है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी इंटू आर टी, तो क्या आप इससे डेल्टा यू निकालोगे 30840, क्योंकि एंडोथर्मिक है, माइनस आर 8.314 इंटू टी, टी इज कितना 350, दिस इज डेल्टा यू, फॉर हाउ लॉन्ग इन सेकेंड वोट 12, यही पूछा है ना, हाँ 12 वोल्ट सोल्ट, तो पावर क्या होती है V इंटू आई, तो 12 इंटू 0.5 इंटू टी, इतनी एनर्जी इसको वेपराइज कर रही है, 7.8 ग्राम, 7.8 ग्राम इज हाउ मेनी मोल्स, 0.1 मोल्स, 0.1 इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 30840, तो इससे आप वो टाइम निकाल सकते हो सेकेंड में जो चाहिए इसको वेपराइज करने के लिए। नेक्स्ट, अ फ्यूल सेल डेवलप्स एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम द कंबशन ऑफ ऑक्टेन, तो ध्यान से देखो इसमें जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने में है, 0 से यहाँ पे -2 में जा रहा है, तो एक ऑक्सीजन में 2 का चेंज है ना, तो 25 ऑक्सीजन में 50 का चेंज, तो दिस इज 50, n इक्वल टू 50, तो डेल्टा जी -3860 इक्वल टू -50 n इंटू एफ 96,500 इंटू ई नॉट, तो क्या आप इससे ई नॉट सेल निकाल लोगे, तो दिस इज अनदर सिंपल क्वेश्चन। अगला आपसे कह रहा है XCO3 प्लस XCOF4, तो XCO3 प्लस XCOF4 gives you XCO2F2 and XCO2F2 is like this, 1 2 3 4
5 6 7 8, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। ठीक है, तो नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल यूज्ड इन एन बॉन्डिंग, टोटल नंबर, यहाँ डी आपका तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है, और XCO2F2 में आप देखो Xc क्या होता है S2, यहाँ पे P6, कितने बॉन्ड बना रहे हो आप, 4 5 6, तो आप देखो यहाँ पे ये लिया आपने, ये आपका 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 बॉन्ड बना रहे हो इसमें। ठीक है, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3d, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जो डी है ये इसके पी पाई से, ऑक्सीजन के पी से पाई बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल डी ऑर्बिटल्स इन बॉन्डिंग इज 3। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड इज 0। ये जो बॉन्ड है ये इसके डी पाई पी पाई बॉन्ड्स एंड दीज आर नॉट पी पाई बॉन्ड। सो आई होप यू गॉट दिस वन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द अल्फा फॉर्म ऑफ पायरानोज इज 150। तो अल्फा है 150.7 और जो बीटा फॉर्म है वो कितना है 52.8। इन सॉल्यूशन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ दीज एनोमर्स हैज एन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 80.2। तो कितना परसेंट होगा, तो मान लो इसका x परसेंट है, इसका कितना है 100 माइनस एक्स, तो x इंटू 150.7 प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 52.8, ये किसके बराबर है 80.2। और क्या इसको सॉल्व करके आप x निकाल सकते हो, हाँ तो आप x निकाल लोगे। सो आई होप यू गॉट दिस वन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप देखो XCF2 का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या आएगा Xc प्लस O2 प्लस HF, है ना, ये आ जाता है। और XCF6 क्या बनाता है XCO3 प्लस HF। XCF4 प्लस O2F2 बनाता है क्या XCF6 प्लस O2। और XCF2 प्लस PF5 ये क्या बनाता है, ये बनाता है XCF प्लस इंटू PF6 माइनस। तो आपका रिडॉक्स, ये रिडॉक्स है, ये रिडॉक्स नहीं है, ये वाला रिडॉक्स हो गया है ना, और ये वाला रिडॉक्स नहीं है, ये वाला आपका XCF4 ये वाला रिडॉक्स है, और लास्ट वाला आपका रिडॉक्स नहीं है। तो इसका आंसर हो गया कौन कौन सा, ये रिडॉक्स नहीं है, ये रिडॉक्स है, ये रिडॉक्स नहीं है। सो आई होप यू गॉट दिस वन। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगला क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जब आप इसमें क्या डालते हो NBS, तो आपने ये लिया डबल बॉन्ड CH2 और Me, इसमें आपने NBS डाला तो कितने प्रोडक्ट आएंगे, तो यहाँ पे आप करो पहले, आपको पता ही है एलाइलिक कराता है, तो यहाँ पे Br लगेगा, और ये Me ये फिक्स है, डबल बॉन्ड CH2 दो यहाँ हो गए। अगर यहाँ रेडिकल बना के रेजोनेंस कराते हो, है ना, तो आपको मिलेगा Me, ये रेडिकल का रेजोनेंस कराओ CH2 और Br, तो ये तो एक ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला Me ले आओगे, यहाँ पर आप करोगे, है ना, तो डबल बॉन्ड CH2 Br और H, ये क्या हो गया R और S। और चौथा आप देखोगे यहाँ पे Me, यहाँ पर CH2 और Br, तो एक ही रहेगा। तो टोटल 2 2 4 5 6 प्रोडक्ट्स आपके छयों ही एक्टिव हैं।
सारे प्रोडक्ट्स में GI नहीं, ऐसा जरूर नहीं हो रहा है। 4 chiral and 2 achiral are formed, नहीं, all products are optically active, हाँ, तो A and D is the correct answer to this question. So I hope you got this one as well. चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहले चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर आप देख लेना। आपने ये लिया O3Zn H2O, तो आपको ये मिल जाएगा डबल बॉन्ड ओ Me, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओवर H, KOH डालोगे तो इस C पर -1 2 3 4 5 6 ये इस पे अटैक करा देगा, तो आपको मिल जाएगी 6 मेंबर्ड रिंग। डबल बॉन्ड O C, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, यहाँ तक आ गए आप। और KOH में आपने ये करा, KOH डेल्टा में आप E1CB करा दो तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपने T बनाया, T के बाद आपने H2PD किया, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या OH, ये क्या हो गया R, R में आपने क्या डाला CrO3, तो ये क्या बना देगा S, और R में आपने क्या डाला HBr, तो आपको क्या मिल जाएगा OH हटा के Br, और NH3 डालोगे तो ये SN2 करा देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा NH2। और अगर KOH डाला था यहाँ पे, ये Q हो गया, N2H4 डाला तो ये आपका वुल्फ किश्नर हो गया, और इधर से ही ये देखो ये आ गया, इधर से आगे ले आ सकते हो। तो अब आप इसमें कर सकते हो V इज लेस बेसिक देन एनिलीन, नहीं, V इज मोर बेसिक, V इज मोर बेसिक देन pyridine, हाँ ठीक है, बट इट डजंट गिव मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, तो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन तो आपका दे ही देगा ना, 1 डिग्री अमीन है, ये भी गलत हो गया। S विल नॉट गिव कलर्ड PPT विद 2,4-DNP, S का है S, नहीं S दे देगा। और दूसरा S ऑन रिडक्शन विद H2Ni गिव्स द प्रोडक्ट, ये S है, H2Ni से OH आएगा तो ये प्रोडक्ट क्या टेस्ट देगा, लूकस टेस्ट देगा, तो खत्म हो गया। इसमें तो D ही आंसर करेक्ट आ रहा है। सो आई होप यू गॉट दिस वन एज वेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिसोसिएशन रिएक्शन आपसे कह रहा है A2B3, ये एक्वस, ये क्या दे रहा है A3 प्लस प्लस 3B2 माइनस, तो अब देखो इसमें C माइनस C अल्फा 2C अल्फा 3C अल्फा, तो I कितना होगा एट एनी इंस्टेंट 1 + 4 अल्फा, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर राइज इज मेजर्ड T बराबर 0 पे, तो पाई क्या होगा C इंटू RT, है ना, ये T बराबर 0 पे, और T बराबर 10 पे पाई क्या होगा 1 + 4 पाई I 1 I इंटू CRT, तो पाई T10 पे कितना है 6, T0 पे 2, तो इनको डिवाइड करो 6/2 1 + 4 अल्फा, या 1 + 4 अल्फा किसके बराबर आ जाएगा 3, या 4 अल्फा किसके बराबर आ जाएगा 2, या अल्फा किसके बराबर आ जाएगा 0.5। इसका मतलब ये इसकी हाफ लाइफ है, इसका टी हाफ कितना है 10 मिनट्स, तो 20 मिनट्स मतलब 2 हाफ लाइफ, और उसमें जो सी अल्फा होगा वो कितना होगा, 2 हाफ लाइफ में कितना बचता है C0/4, तो सी अल्फा होगा, अल्फा हो जाएगा 3/4। सोच लो आप, 2 हाफ लाइफ पे सी टी कितना होगा C0/4, सी टी कितना है C माइनस सी अल्फा, तो जो C अल्फा आ जाएगा ना, ये किसके बराबर आ जाएगा 3 अल्फा आ जाएगा 3/4। तो अब आप सोचो इसमें पाए किसके बराबर होगा 1 + 4 इंटू 3/4 इंटू RT, अपॉन इसको डिवाइड कर दो इससे 2 = C इंटू RT, यहाँ C भी डाल देना, C इंटू RT, RT से RT कट गया, C से C कट गया, तो आपको मिलेगा π/2 = 1 + 3 4, या पाई कितना आ जाएगा पाई 8 आ जाना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 8। उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड फॉर 87% ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट इज, तो 87% के लिए फॉर्मूला लगा दो ln 100/100 माइनस 87.5 इज इक्वल टू k क्या हो जाएगा ln 2/t हाफ, t हाफ कितना हो जाएगा 10 इंटू टी, तो इसको सॉल्व करके आप वो t निकाल सकते हो। सो आई होप यू गॉट दिस वन, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप प्रिपेयरिंग।